तो दोस्तों आज के 14 मार्च 2023 यूपी में देश में सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए पर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी निकाय चुनाव पर एक कदम और बड़ी सरकार, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल। जी आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने निकाय चुनाव में पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सुप्रीम कोर्ट को अब इस पर सुनवाई करनी है। वहां से अनुमति मिलने के बाद मेयर और अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है। इस बीच कांग्रेस ने सोमवार को कथित तौर पर ऑपरेशन कमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में से एक व्यापारी को पार्टी में शामिल किया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन कमल के कारण 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार गिर गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में बनी मस्जिद को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीना का वक्त दिया है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखते हुए आदेश दिया है जिसमें उसने अपने परिसर में मस्जिद हटाने को कहा था। आपको बता दें कि अदालत ने वक्फ मस्जिद हाई कोर्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया और कहा है कि आपको मस्जिद हटाने के लिए 3 महीने का वक्त दिया जाता है। भारतीय रुपया आखिर क्यों कमजोर हो रहा है, इसको लेकर सोमवार को सरकार की तरफ से संसद में जवाब दिया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय रुपये में गिरावट के बावजूद इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले मार्च से दुनिया भर में लगातार क्षेत्रीय टकराव देखने को मिल रहा है। ये भी भारतीय रुपये की कमजोरी के पीछे एक बड़ी वजह है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में एक नया मोड़ आ गया है। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े केस की छानबीन कर रहे ईडी ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि एजेंसी ने बीआरएस नेता के कविता के कथित पूर्व ऑडिटर बुची बाबू को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी का कहना है कि बुची बाबू का सामना मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों से कराया जाएगा। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा है। अब बीजेपी के नेता सोमवार को राजघाट पहुंचे और यहां उन्होंने मौन व्रत रखा। भाजपा नेताओं ने शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा की मांग की। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने राजघाट पर प्रदर्शन के दौरान केजरीवाल सरकार को सद्बुद्धि देने को लेकर भी प्रार्थना की। अडानी मुद्दे पर बीआरएस और आप सांसदों ने सोमवार 13 मार्च को संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दोनों राजनीतिक दलों के सांसदों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर एक संयुक्त संसदीय समिति की मांग की। आपके संजय सिंह और बीआरएस के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग को लेकर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का भी नोटिस दिया। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि दिल्ली में ईडी को उनके घर में छापा में ठेंगा मिला है। उन्होंने कहा है कि अब ये 600 करोड़ की बात कर रहे हैं तो पहले 2017 वाले 8000 करोड़ का हिसाब तो दे। क्या मिला उसमें? पहले बेनामी संपत्ति की बात करते थे, अब बेनामी बोलना क्यों बंद कर दिए हैं? चुनाव की तैयारी को लेकर राजस्थान पहुंचे एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सचिन पायलट को अपना निशाना बनाया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने एक बयान में असदुद्दीन ओवैसी को बरसाती मेढक बोला था। असदुद्दीन ओवैसी ने सचिन को बरसात का एक्सपर्ट बताया है। दरअसल आपको बता दें कि जैसलमेर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राजस्थान में चुनाव को लेकर पार्टी में संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी की कैम्ब्रिज स्पीच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। कर्नाटक में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन कुछ लोग उसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, भारत लोकतंत्र की मां भी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि भारत का चुनाव आयोग 400 विधानसभा चुनाव, 17 आम चुनाव और 16 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कराने के बावजूद हर चुनाव में अग्नि परीक्षा देता है। उन्होंने ये टिप्पणी शनिवार को यहां स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में दे रहे थे। आपको बता दें कि राजीव कुमार ने कहा है कि ईसीआई ने 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में 400 विधानसभा चुनाव कराने का मील का पत्थर पूरा किया।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रैली को संबोधित करेंगे। यहां आम आदमी पार्टी 1 लाख की भीड़ जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से कांग्रेस और भाजपा के इर्द गिर्द घूम रही राष्ट्रीय राजनीति में आप खुद को एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी साल के आखिरी में होने वाले चुनाव को लेकर तैयारी शुरू करने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां की सेहत बिगड़ गई थी। उनके पैर में गैंग्रीन का ऑपरेशन हुआ है। शहर के निजी अस्पताल में रविवार को उनका सफल ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है। आपको बता दें कि सपा नेता मोहम्मद आजम खां का स्वास्थ्य नासाज चल रहा है। वो पिछले 15 दिनों से बीमार चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि योगी जी के 6 साल के कार्यकाल में अपराध न्यूनतम स्तर पर है। हर तरह के अपराध में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि सरकार की प्राथमिकताओं में अपराधी माफिया है। सरकार उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर रही है। सरकार ऐसी कार्रवाई कर रही है कि वो आने वाले समय में एक मिसाल बने। इसी कारण उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से निवेशक यूपी आ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों सहित समाज के हर वर्ग के लिए पहले से ज़्यादा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। सीएम धामी ने कहा कि सरकार महिलाओं से जुड़े स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बड़ी वित्तीय मदद करने जा रही है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा आतंक फैला है। सीएम अशोक गहलोत से सवाल पूछा है कि जितेंद्र मेघवाल, कन्हैया लाल, जुनैद और नसीर सभी एक ही जान हैं। इनकी कीमत अलग अलग नहीं हो सकती। असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है कि कन्हैया लाल को 50 लाख रुपए दिए गए, बाकी तीनों को भी 50 लाख रुपए दिए जाने चाहिए थे। इन्हें 15 लाख रुपए ही क्यों दिए गए? नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि क्या आप देश के 24 करोड़ मुसलमानों को चीन भेज देंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से देश को धार्मिक आधार पर नहीं बांटने को कहा है। आपको बता दें कि घाटी में गैर बीजेपी दलों की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जम्मू में मीडिया को संबोधित करते हुए अब्दुल्ला ने कहा है कि समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के भी नहीं है साथ। क्या अखिलेश यादव ने कर ली थर्ड फ्रंट की पूरी तैयारी? जी आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, बीजेपी जैसे राष्ट्रीय दलों ने ही नहीं बल्कि सपा जैसे क्षेत्रीय दल ने भी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। यूपी में विधानसभा और लोकसभा मिलाकर पिछले 4 बड़े चुनाव हार चुके सपा प्रमुख अखिलेश यादव किसी बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ राजनीति करने वाले अखिलेश अब कांग्रेस के साथ भी नहीं दिख रहे हैं। इस वजह से सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी, बीआरएस जैसे दलों की तरह अखिलेश यादव भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और क्या वो भी थर्ड फ्रंट बनाने में जुटे हैं? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर फिर कटाक्ष करते हुए पूछा है कि क्या संसद की गरिमा को बहाल करने की कोई दवा है।